ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस में ये है आपके पास, अभी हमने जितना भी पढ़ा डैम्पिंग और नॉर्मल ऑसिलेशंस, उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस जो डैम्पिंग होती है, अब डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए, ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ फोर्स चाहिए होगी एक्स्ट्रा, कि जो उस ऑसिलेशन को मेंटेन रखे। क्योंकि हमने देखा कि जब आपके पास डैम्पिंग होगी, तो डैम्पिंग की वजह से जो है वो आपके पास बॉडी जो है वो रेस्ट स्टेट में आई जाएगी किसी ना किसी पॉइंट में, डैम्पिंग की वजह से। तो उसको अगर आपने ऑसिलेशन को मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ एडिशनल फोर्स चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप अपनी ऑसिलेशंस को मेंटेन रख सको। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पर मेन पर्पस है रेजोनेंस में, वो ये है कि जो पीरियोडिक कंटिन्यूसली जो हम फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, तो हम उसको पीरियोडिक फोर्स कह रहे हैं। तो पीरियोडिक फोर्स डज वर्क ऑन द रेजिस्टिव फोर्स। और ये रेजिस्टिव फोर्स हमें पता है, ये डैम्पिंग की फोर्स है, उसके अगेंस्ट जो हम वर्क डन कर रहे हैं अपनी ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये देखना है कि रेजोनेंस आपके पास अचीव कैसे होता है, और इसमें क्या कंडीशंस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब हमने चेक करना है। अच्छा, कुछ आपके पास होता है कि अगर आप नॉर्मल एक स्विंग की एग्जांपल लो, तो नॉर्मल स्विंग में क्या होता है कि अगर आपने उसे एक बार पुश किया तो वो कुछ टाइम ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी ऑसिलेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उसे टाइम टू टाइम पुश करते रहते हैं, और उसकी ऑसिलेशन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये जो हम उसे बार बार बीच में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पुश करने के लिए, ठीक है, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इस डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उस ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ नई टर्म्स आएंगी, जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये सारी चीजें जो है वो अब हमारे पास कुछ टर्म्स इसमें और ऐड हो जाएंगी। और ये जो अभी हमने बात की कि हमें जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी डंपिंग फोर्स के ऑपोजिट, ताकि हमारी ऑसिलेशंस मेंटेन रहे। ठीक है, तो इन फोर्सेस को आप कहते हो फोर्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये जो अभी हमने ऊपर स्टेटमेंट की बात की, तो इसमें हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं ये हमारी फोर्स ऑसिलेशन है। और ये जो पीरियोडिक फोर्सेस हैं आपके पास नॉर्मल, इन पीरियोडिक फोर्सेस का पर्पस ये सिंपल वर्ड्स में, पीरियोडिक फोर्सेस which are applied in order to sustain oscillation। तो जो पोस्ट ऑसिलेशन है इनका मेन पर्पस ये है कि हमारी जो ऑसिलेशन है उसे हम सस्टेन कर पाएं, उसे हम मेंटेन कर पाएं, तो ये उसका मेन पर्पस है। और ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं, ये वर्क डन कर रहे हैं हम अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्स, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अगेंस्ट ये हमारा वर्क डन होगा। तो यहाँ तक हो गई हमारी बेसिक स्टार्टिंग, हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। और अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल में हमारे पास स्विंग की एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी को भी स्विंग पे बिठा कर और उसे पुश करते हो, तो आप उसे कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम इंटरवल के साथ साथ जो आप उसे कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करके उसे पुश करते हो, ताकि आप उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सको और उसकी ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन रहे। आपको पता है कि अगर आपने उस स्विंग का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके पास पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, तो अगर आपने उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, तो आप उसके लिए फोर्स भी फिर उतनी ज्यादा मैक्सिमम अप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। तो ये सारी चीजें यहाँ पर। अब इसमें कुछ जो नई टर्म्स हमारे पास इन्वॉल्व होगी, ये तो हमने जर्नल डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो स्विंग को हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगी फोर्स्ड ऑसिलेशन।
तो वो जो हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशन है वो रिक्वायर्ड है टू ओवरकम, फोर्स्ड ऑसिलेशन रिक्वायर्ड टू ओवरकम डैम्पिंग। यहाँ तक कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया कि रेजोनेंस में बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस है वो किस तरह से। बस अभी बेसिकली हमने एक फोर्स ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इन जनरल कि जो हमारे पास डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी की। ये जो अभी हमने फोर्स ऑसिलेशन की बात की है, अब फोर्स ऑसिलेशन की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो टर्म यूज होगी वो अब आपने याद रखनी है, उसे हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब जो आप खुद से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो फोर्स ऑसिलेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बॉडी को, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी आपके पास कहलाएगी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसे हम सिंपल एफ कंसीडर कर लेते हैं अभी। और जो भी आपके पास सिस्टम ऑसिलेट करता है, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो ऑसिलेट कर रहा है वहां पर, तो उसकी ऑसिलेशन आपके पास या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो जो हमारे पास ऑसिलेटिंग सिस्टम है उन ऑसिलेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ नॉट से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास बेसिक है, ये फंडामेंटल है। जो बॉडी ऑसिलेट करेगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंपलसरी होगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जांपल हो, उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करता है कि हम कितनी अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं और कितने टाइम बाद अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन इस तरह से करोगे: the frequency of oscillation, the frequency of an oscillation when the oscillating system is allowed to oscillate freely। ठीक है, जिस तरह पेंडुलम और स्विंग आपके पास बिल्कुल फ्री ऑसिलेट कर रहे हो, तो उस वक्त जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल है, क्योंकि उन्हें नेचुरल एयर रेजिस्टेंस मिल रही है और नेचुरल उनकी अपनी मोशन है। तो उसके रिजल्ट में जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आपके पास उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर आपने उन्हें बीच में थोड़ा पुश कर दिया, थोड़ी फोर्स आपने प्रोवाइड कर दी, तो उसके बाद फिर वो फ्रीक्वेंसी आपके पास नेचुरल नहीं होगी, वो आपके पास फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी या फोर्स्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये तो हो गया सारा नेचुरल और फोर्स फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, वरना अब हम जो है वो रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे कि रेजोनेंस एक्चुअली इससे कैसे ड्राइव होता है। तो अब हम जो है वो रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके पास अब नेचुरल और फोर्स फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेसिकली रेजोनेंस को जो डिफाइन करते हैं, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन इस तरह से आपके पास: when the driving force when the driving
फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं। अप्लाइड। अच्छा, अब देखो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट शुरू ही जो है वो फोर्स ऑसिलेशन से हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमें फोर्स अप्लाई करनी है तभी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज ये आपके पास नहीं होगा। टू एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। अभी इसकी एग्जांपल भी डेली लाइफ की दो तीन और भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा कि इसमें आपके पास रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं। सिस्टम इज इक्वल टू इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जो आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी वो, और जो उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो, जब वो दोनों आपके पास बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में आपके पास जो उनका एम्पलीट्यूड होगा, सबसे पहले तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपने एएस में, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी वेव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन इंक्रीज। तो जब दोनों आपके पास सेम हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास वेव की प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। और अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें तो उसकी एक कॉमन आपको मैं एग्जांपल दूं अगर, जो आपने मतलब वीडियो में और काफी जगह देखी होगी, और काफी वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जब नॉर्मली क्या होता है कि वो ग्लास को अपनी वॉइस से ब्रेक करने का वो जो पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले ग्लास को वो वाइब्रेट करते हैं। और ग्लास को वाइब्रेट करने का मतलब ये कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर दे। उसे एक बार आपने जो है वो स्ट्राइक किया स्पून से, अब वो जो उसकी ऑसिलेशंस हो रही है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, जो वाइब्रेशन है वो उसकी नेचुरल है। अब आप जो है वो उस पे अप्लाई करते हो फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन आप अप्लाई कैसे करोगे? अपनी वॉइस से, ठीक है। अब आप अपनी वॉइस से जो वेव जनरेट कर रहे हो तो आप उसे मैच करते हो। नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमने हेडफोन लगाए हुए हो या हैंड फ्रीज लगाए हुए हो और आपने फुल वॉल्यूम पर जो है कोई म्यूजिक ऑन किया हुआ हो और साथ आप उसके गा भी रहे हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपकी टोन और वो बिल्कुल मैच हो गई सेम एम्पलीट्यूड पर, और वो इस तरह से। तो सेम कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पे भी होता है कि जो आपके पास ग्लास ऑसिलेट कर रहा था, तो ग्लास ऑसिलेट करने के साथ जब आपकी वॉइस भी उसके साथ अब मर्ज होना शुरू होगी, तो वो एक टाइम पर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल मैच होना शुरू हो जाएगी। तो वहां पर वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज करने का रीजन यही होता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड हो, जो फ्रिक्वेंसी हो वो मैच हो जाए। फिर उसके बाद जब आपके पास फाइनल एम्पलीट्यूड, फाइनल वेव का जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, तो उस इंक्रीज होने में होगा ये क्योंकि ग्लास की फ्रिक्वेंसी अब बहुत ज्यादा हो गई, तो अपनी शेप जो है वो सस्टेन नहीं रख पाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऑसिलेशन जो है वो बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सॉलिड अपनी शेप में। और जब वाइब्रेशन उसकी पोजीशन से बहुत ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें डिफॉर्मेशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास रेजोनेंस का। और इसकी मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, एक और एग्जांपल इसकी चेक करते हैं रेजोनेंस की। वो भी शायद आपने इंसिडेंट देखा ही होगा। मैं एक मिनट इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये तकुमा ब्रिज वाला एक इंसिडेंट है, ये शायद आपने देखा हो 1940 का। अच्छा, अब इसमें इन्होंने किया क्या कि नॉर्मली जो ब्रिजेस होते हैं, नॉर्मल जो हमारे फ्लाईओवर्स होते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत आप कह लो कि फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी रखी जाती है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल एयर होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि हम आजकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतनी उसमें सरवाइव कर रहे हैं, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमें उस चीज को भी देखना होता है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर ब्रिज में थोड़ी बहुत जो इलास्टिसिटी रखनी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल रिजिड रखोगे तो दूसरी फोर्स जब उस पर एक्ट करेगी तो फिर उसमें डिफॉर्मेशन जल्दी होगा।
तो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी रखी जाती है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा रखी थी कि आप इसको देख सकते हो कि आपको नहीं पता चलेगा कि सॉलिड बनाया था या रबर से बनाया हुआ है। तो आप इसकी ऑसिलेशंस देखो। अब ये ऑसिलेशंस इसमें इसलिए हो रही है क्योंकि अब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो और जो सराउंडिंग की आपके ऊपर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो गई है। अब मैच होने के बाद का आप देख सकते हो कि अब जहां तक इसकी मतलब है सस्टेन कर सकता है या अपनी शेप को, तब वहां तक वाइब्रेट करेगा। अब वो जो हमने ग्लास की एग्जांपल ली उसमें ये होता है कि वो उतनी देर अपनी सस्टेन नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी है और जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो थोड़ी देर तो ये सस्टेन करेगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि कितनी ऑसिलेशंस है। आपके पास बिल्कुल वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है जिस तरह आपके पास कोई स्ट्रिंग हो। और जाहिर सी बात है फिर जब बिल्कुल वो मैच हो जाएगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसको अपनी शेप डिफॉर्म करनी होगी और वेव्स आपके पास इंक्रीज होना शुरू होगी, और फाइनल जो है वो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा जब आपके पास जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी फोर्स फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था रेजोनेंस का, और ये इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस की। और उसके अलावा भी अब हमारे पास डेली लाइफ की जो एग्जांपल है जिसमें हम स्विंग को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पुश देते रहते हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता रहता है, तो वो रेजोनेंस आपको मिलती रहती है। ठीक है। और अगर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास इस तरह से होगा। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। फ्रीक्वेंसी को कंपेयर इस तरह से करना है कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी थी, और उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं शेप, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इसमें उस ग्राफ के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम इसको यहाँ पे पीक से मार्क करें बिल्कुल, तो ये हमने इसे बिल्कुल पीक से मार्क किया है। अब ये जो पीक पे मार्किंग की है, पीक पे मार्किंग का मतलब ये है आपके पास कि वो पीक इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी हो और उसमें से वो आपसे कहे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप आइडेंटिफाई कर लो या वहां से वैल्यू सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर लो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल पीक पर मिलेगी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल पीक से मार्क किया, हमें मिल गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या है कि ग्राफ जो है वो अप्रोच कर रहा है एफ नॉट यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो अभी अप्रोच कर रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ये शो कर रही है कि जो एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास फोर्स फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो अभी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो आपको ग्राफ से देख के भी आइडिया हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और अब हम देखते हैं इसको राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड पर अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड पर ये है कि अब आप एफ नॉट को क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो एफ की वैल्यू है, क्योंकि ये हम एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अब फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, क्योंकि आपके पास एफ नॉट तो क्रॉस हो चुका है, एफ नॉट तो ये रहा। अब हम इससे आगे जा चुके हैं, इसका मतलब है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ नॉट से ग्रेटर है। ठीक है, और ये जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट पर क्या होगा, दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आप एफ नॉट को रीच कर चुके हो।
तो एफ नॉट आपके पास बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे हम जो है वो एम्पलीट्यूड को मेजर कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक रेजोनेंस की थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपके पास ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, वो ब्रिज की एग्जांपल माइंड में रखना, याद रहेगा हमेशा रेजोनेंस कैसा होता है। और बाकी जो है वो नाम आपने फोर्स्ड और ये नेचुरल, बस दो नाम याद रखते हैं। और एफ नॉट आपको पता है कि एफ नॉट नेचुरल के लिए। ठीक है। और जो फोर्स्ड हमारे पास हो गया ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का। ठीक है। अब थोड़ा सा ये है कि आपके पास हर टॉपिक का आपको टच मिल गया है। अब बाकी जो हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके पास पेपर्स के, और फिर उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि अब आपकी जो और टॉपिक में कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास रेजोनेंस हो गया यहाँ पे कंप्लीट।